अल्लाह बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, शानदार, जबरदस्त। ये इसलिए हमने लिखा है, जबरदस्त नहीं लिखा है क्योंकि अगर आपको याद हो माउंटेन मैन में कुछ इसी अंदाज में कहा गया था और उसी बिहार की भूमि में आज नतीजे सामने आए। जी हाँ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सवाल यही है कि ये शानदार और जबरदस्त और जिंदाबाद है तो सिर्फ महागठबंधन के लिए। हर जीत या हार कुछ कहती है, लेकिन ये हार चीख चीख कर एनडीए को कुछ कह रही है, ये हार चीख चीख कर बीजेपी को कुछ बता रही है। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यही है कि इस जीत के मायने क्या होंगे। क्या अब रिमोट लालू प्रसाद यादव के हाथ में होगा? क्योंकि याद रखिए, लव फॉर लालू रिटर्न्स हुआ है अगर बिहार में, तो उनकी सीटें जेडीयू से भी, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से भी ज्यादा हैं। ये ज्यादा सीटें होने का मतलब आखिर क्या निकलेगा? क्या वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री के लिए अपने दोनों बेटों में से किसी एक का नाम आगे करेंगे, या फिर हर फैसले में टांग अड़ाएंगे, या फिर आने वाले वक्त में एक प्रेशर ग्रुप के रूप में सरकार पर वहां काम करेंगे? कई सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है और कि एनडीए की लहर, मोदी की लहर क्या पूरी तरह से थाम दी है लालू और नीतीश की जोड़ी ने? सवाल यही है जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। 5 बड़े सवाल जिनका रुख हम आज करेंगे वो यही है कि क्या मोदी लहर पर ब्रेक लगा दिया है नीतीश और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी ने? क्या बिहार में शर्मनाक हार बीजेपी के लिए एक करारा सबक है? अगला सवाल, बीफ, तंत्र मंत्र, आरक्षण, ऐसे मुद्दों ने बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मोदी विरोधी अभियान में नीतीश महानायक की तरह उभरेंगे? क्या देश भर में विपक्ष का चेहरा वो बनेंगे? क्या बिहार में लालू के हाथ होगा नीतीश का रिमोट कंट्रोल? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आपको बता दें शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और बहुत दिलचस्प अंदाज में उन्होंने कहा है कि अगर जीत का सेहरा कैप्टन को दिया जाता है तो हार का भी ठीकरा कैप्टन के सर फोड़ा जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव से लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी सुजीत झा ने बात की है जीत के जश्न के बाद। क्या वो कह रहे हैं, सुनिए। महागठबंधन को महाजीत मिली है और हमारे साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। बताइए, इतनी बड़ी जीत क्यों? आज तक को मैं बधाई धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने कवर किया और आप लोग फेर रहे और इतना शानदार विक्ट्री हुई है। ये मैंडेट है दिल्ली के सरकार, दिल्ली का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में। बिहार के पिछड़े वर्गों के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज, दलित, महादलित और अपर कास्ट के गरीब लोगों ने भी इतना बड़ा जबरदस्त मतलब समर्थन दिया है कि भाजपा का सुफरा साफ हो गया। अब दिल्ली पर हमारा चढ़ाई। तो ये कहा जा रहा है जंगल राज को लेकर थोड़ा संशय की स्थिति में, ऐसा क्या है? आप देखो ना, इनको जो संसद सा बता दिया बिहारी लोग कि हम लोग को जंगली बोलता है लोग। अच्छा, बेटे आपके दोनों जीते हैं, दोनों आपके बेटे जीते हैं, क्या आपका बहुत रोल क्या है? बहुत खुश है। रोल क्या है? नहीं, अब यहाँ छोड़िए। तो ये तो लालू प्रसाद यादव जो जीत से बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि जंगल राज जो बिहारियों को कहा जाता था और उसके जवाब में जनता ने इतना भारी मतों से उन्हें जिताया है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो सुना आपने, लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने बता दिया कि जंगल राज क्या होता है। कई लोग ये मान रहे हैं कि जंगल राज कहना भी उल्टा पड़ गया। बहरहाल अब आइए सीधे रुख करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, मंत्री भारत सरकार के, हमारे साथ इस बार जोड़ रहे हैं। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी जी ने एक वक्त पर बीफ पर बड़ा ही विवादित बयान दिया था, लेकिन उस पर चर्चा ले जाने से पहले मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 59 पर आपका सिमट जाना, 178 तक महागठबंधन का पहुंच जाना, मुख्तार अब्बास नकवी जी, बहुत कुछ कहता है। बिहार ने न सिर्फ बोला है बल्कि चीख पर कर कुछ बताया है। आपके कान तक क्या आवाज पहुंच रही है? देखिए, पहली बात ये कि आज चुनाव का फैसला आया है और उस चुनाव के फैसले में छप्पर फाड़ के जनादेश महागठबंधन को, नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद यादव जी को मिला है। और इस गठबंधन को जो जनादेश मिला है, निश्चित तौर से हम उसका स्वागत भी करते हैं, उसको सलाम भी करते हैं। उसके अलावा हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमने विकास के मुद्दे पर, हमने गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर और लोगों की, आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में थे। हमने लोगों से वोट मांगा उसके लिए। हाँ, आपने वोट मांगा उसके लिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि
ये रेफरेंडम नहीं है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पर? ये क्या मोदी जी के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ रेफरेंडम क्यों ना इसे माना जाए? क्योंकि अभी तो हमने जबरदस्त लहर देखी थी बिहार में। ये जो इतने महीने रहे हैं आपके कामकाज के, जनता ने उस पर एक रेफरेंडम दरअसल डाल दिया है, किया है और कहा है कि आप नाकाम हो रहे हैं। देखिए, पहली बात ये कि अगर जो है वो इस वक्त जीतने के बाद, हाँ। हम तो विनम्र हैं, चुनाव तूतू मैमे का चुनाव का वक्त खत्म हो गया। अब जो है वो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, उन्हें भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो क्यों जीते, हम क्यों हारे। इसलिए जो है वो हमें लगता है कि हम अगर लोकसभा के चुनाव के बाद 4 विधानसभाएं हम जीतते हैं और चारों विधानसभाओं को हम कभी भी नहीं कहते कि ये मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के लिए रेफरेंडम है, तो निश्चित तौर से इस तरह के चुनाव और इस तरह के चुनाव में हार और जीत, हम एक ओपन पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टी है। मुख्तार जी, जैसे एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी बचाती रहती थी गांधी परिवार को, लगभग वैसे ही आज आप मोदी का बचाव कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं ये सवाल पूछूं उससे पहले आइए अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बागी तेवर एक बार फिर से दिखा रहे हैं और उनसे बात कर रही है हमारी सहयोगी रीमा पराशर। हमारे साथ है शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और कई दिनों से कुछ हद तक टीज शत्रुघ्न जी आप दिखा रहे थे, लेकिन आपने कहा था कम से कम इंतजार किया जाए काउंटिंग तक का। बहुत बुरी हार हुई है बीजेपी की। हाँ, उसमें तो दो राय नहीं है। हमारी अच्छी कोशिश के बावजूद और हमारे लोगों की भरपूर कोशिश के बावजूद कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम अपेक्षा पे खरा नहीं उतर सके और साथ ही साथ इतनी इस तरह से डिफीट की तो हमें भी आशा नहीं थी। ये जरूर हमें राइटिंग ऑन द वॉल दिख रहा था, हमें लग रहा था कि वो लोग बहुत अच्छा करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि हमने दे पाया था कि नीतीश बाबू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था और हमने बहुत पोलाइटली और हम्बली अपने लोगों को सजेस्ट किया था कि अब जो है नेगेटिव पॉलिटिक्स ना करें, हम मूव करें आगे की ओर, हम फॉरवर्ड बढ़ें। हमारा डेवलपमेंट एजेंडा क्या है, हमारा विजन क्या है, हम कैसे बिहार को और प्रगति के पथ पे ले जा सकते हैं, कैसे हम युवाओं को नौकरी लगा सकते हैं, हम कैसे रोजगार के साथ साथ लोगों को रोजगार देने के साथ साथ हम कैसे पूंजी निवेश कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को, इंडस्ट्रीज कैसे और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सब कुछ बातें हों तो ज्यादा अच्छी हो। लेकिन अब तो चल चुनाव के खत्म, अब तो रिजल्ट आ चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। हम इसके बाद जरूर हमें लगता है हम लोग बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे। समीक्षा में आपको शामिल किया जाए? हाँ, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता, नहीं तो फिर ट्वीट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं जो ट्वीट पे आया था लोग पूछते अब ट्वीट क्यों कर रहे हैं, हमने कहा जब मुझे कहीं रखा ही नहीं गया है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, तो फिर ट्वीट ही तेरा सहारा। जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता ना प्रभु तेरा सहारा, तो अब ट्वीट ही तेरा सहारा। लेकिन अब वो रखेंगे नहीं रखेंगे, मगर मेरी बात तो वहां पहुंचेगी। आज ही आर.के. सिंह साहब जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी हैं देश के, उन्होंने कहा है कि इन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, कौन लोग। लेकिन अफसोस ये है कि लोग मेरे बारे में कह देते हैं कि मैंने कोई छोटा मोटा कोई किसी ने कह दिया है कि शत्रुघ्न सिन्हा पे और आर.के. सिंह पे एक्शन लेना चाहिए, बिट्रे किया। बताइए, मुझ जैसे आदमी के बारे में कहना कि बिट्रे किया, जो पार्टी के सुख दुख का भागीदार है, जो उस जमाने से है, जो 2 सीटों वाली पार्टी है, तब से आज तक लगातार वफादारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी में रहा, जो मेरे लिए पहली और शायद आखिरी पार्टी है। और उसके बारे में ऐसी बात करना, ये कि उन पर एक्शन लें, और क्यों एक्शन लेंगे, क्या गुनाह किया मैंने, क्या गुनाह किया, मेरा अपराध क्या है, मुझसे क्या भूल हुई है। ऐसी तो कोई बात नहीं की जो एंटी पार्टी हो। मैं तो हमेशा पार्टी के हित में ही और पार्टी की ग्रोथ के बारे में सोच के बात करता हूं। इतना मैच्योर तो हूं कि मुझे भी समझ है कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए और किस हद तक कहना चाहिए। और फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, दिल्ली में हम साइकिल पार्टी बन गए, इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई, वहां पे तो किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया हमारे पार्टी में। अभी यूपी में हम हारे इस तरह से पिछली बार, किसी पे एक्शन नहीं लिया गया। हिमाचल में हारे, किसी पे एक्शन नहीं लिया गया। तो लगता है एक मैं ही गरीब और शरीफ आदमी मिल गया हूं जिस पे एक्शन की बात करते हैं वो लोग। और कौन कर रहे हैं जिनको जो उनका खुद का पता नहीं वो पार्टी में कब आए। ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि मुझ जैसे आदमी पे। और फिर अगर एक्शन लेना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता तो नहीं कर सकता। शत्रुघ्न जी, जीत का तमगा तो जिसको भी मिलता वो भी पता है, तो अब जो हार हुई है उसकी जिम्मेवारी कहां जाएगी?
जिम्मेदारी ठीक है, आर के सिंह साहब ने कहा, सही कहा है। अब जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि इतना खर्चा, इतने लोगों का जमावड़ा, देश के शायद सारे मंत्री को वहां उतार दिया गया, सारे नेताओं को उतार दिया गया, सिर्फ मुझे छोड़ के जो उतरना चाहता था, जो बिहारी बाबू है, जो मासेस से जीता हुआ आदमी है, जो रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ आदमी है, उस आदमी की चाहत के बावजूद, लगाव के बावजूद मैंने 2 बार डेट्स तक दिए, 6, 7, 8 अक्टूबर और अभी 24, 25, 26 नवंबर 2 बार डेट्स भी दिए। डेट्स लेकर भी उन्होंने हमारे को ब्लॉक कर दिया। न हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे के तहत नहीं बुलाया मुझे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक्शन वगैरह की बातें करना, ये नादानी वाली बातें, और करना तो करें, मैं क्या कर सकता हूं। शत्रुघ्न जी, विकास पुरुष नीतीश कुमार को बोला गया, आपको लगता है ये उनकी जीत है या नरेंद्र मोदी ने जो जुमलों का इस्तेमाल किया, इतनी अपार रैलियां की, ये उसकी हार? नहीं, देखिए, हम लोग को, तमाम लोगों को मिलकर, हालांकि मैं डायरेक्टली तो इस पर इन्वॉल्व नहीं रहा हूं, बिल्कुल नहीं रहा हूं, मुझे इन्वॉल्व किया ही नहीं गया। हालांकि बहुत लोग चाहते थे कि मैं मासेस से जीता हुआ आदमी हूं, मेरे भी तो लाखों प्रशंसक होंगे, मेरे भी तो लाखों समर्थक होंगे यहाँ पे, आपने उनको भी दुख पहुंचाया है। और नेगेटिव बातें करके, नेगेटिव जंगल राज की बात करें तो हमने कहा जंगल राज, आप कहना, पहले तो कई वोटर्स को पता ही नहीं जंगल राज, तथाकथित जंगल राज कब था, क्या हुआ था, नए वोटर्स हैं। और ऊपर से जंगल राज के बहुत सारे लोग हिमायती भी रहे हैं, समर्थक भी रहे हैं, प्रशंसक भी रहे हैं, लाभान्वित भी हुए हैं। तो आप जंगल राज कह के उन तमाम लोगों को कहीं जंगली तो नहीं कह रहे थे आप, जो उनके समर्थक, उनके हिमायती, उनके प्रशंसक रह जाए, उनसे लाभान्वित हुए, उनको आप जंगल राज, ये बताना कि आप जंगल राज के भागीदार हो, तो जिम्मेदार हो, ऐसा तो कह के आप ये नेगेटिव पॉलिटिक्स जो हमें लगा कि ऐसा, हमने कोशिश की, अगर हमने दाल की महंगाई पे रोशनी डालने की कोशिश की तो पार्टी हित में की हमने, कि अभी भी चुनाव है, कुछ करें हम लोग, ताकि ये मामला, क्योंकि हम एक बार प्याज के आंसू रो चुके हैं, तो सारी बातें तो हमने पार्टी के हित में की। अब आपने कहा कि जब हार के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, हम, ये तो पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिलेगी कप्तान को तो क्रिटिसिज्म कौन लेगा? क्रिटिसिज्म भी तो कप्तान को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों के हाथों में बागडोर रहा इस बार बिहार का, और बिहार में शुरू से कह रहा था एसिड टेस्ट है बिहार जो है इस बार, ये सही मानों में एक मिनी से भी बड़ा नेशनल इलेक्शन था ये। इसका असर अब देश भर पर पड़ेगा, क्योंकि लालू जी जन आंदोलन की बात कर रहे हैं देश। देखिए, लालू जी ने अपनी लोकप्रियता को फिर से पुनः स्टैब्लिश कर दिया, जबरदस्त। लालू यादव बहुत ही परिपक्व नेता हैं, और राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी तारीख नहीं होती है, इस बात को साबित कर दिया बहुत अच्छी तरह से लालू यादव ने। नीतीश कुमार अगर अपने विकास के लिए, अपने ईमानदारी के लिए, अपने चरित्र के लिए जाने जाते हैं और लोकप्रिय हुए, उसी तरह से ये लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों को आवाज देने के लिए, गरीबों के अंदर खुददारी पेश करने के लिए वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। उनका रिजल्ट आपके सामने है। और तो और मैं तो इस घड़ी में राहुल गांधी को भी बधाई देता हूं कि कमाल कर दिया उन्होंने इस बार आके। पहले लोग मजाक उड़ा रहे थे 40 सीटें दे दिया, क्या होगा 40 में से 26, 27, 28 सीटें लेकर आ गए वो, तो गजब क्या, कमाल क्या। मैं कहूंगा इस बार इन लोगों का कॉम्बिनेशन जो है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नीम पे करेला नहीं रहा, सोने पे सुहागा हुआ है। देश भर में बीजेपी पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सब एक गठबंधन की अब फिर से बात कर रहे हैं? भगवान ना करे, लेकिन हाँ, अगर सच्चाई यही है और अगर ऐसा होता है तो हमें अपने को मजबूत करना होगा, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी कहा कि राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी तारीख नहीं होती, तो ये भी मानकर चलना चाहिए। अगर हम लोग मजबूत हो जाएंगे तो ये हार जीत ये ना आखिरी होगी, और ना इससे अच्छे सबक लेते हुए हम अपने आप को और मजबूत करते हुए हम इस हार को जीत में बदल सकते हैं आने वाले दिनों में। अंतिम सवाल है शत्रुघ्न जी कि नीतीश कुमार आपको स्वेरिंग सेरेमनी के लिए मुमकिन है बुलाएं, आप चीफ गेस्ट बन के वहां जाने के लिए तैयार हैं? मैं समझता हूं बुलाएंगे, और बुलाएंगे तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा। एक तो ऐसे भी हमारे दोस्त हैं वो लोग, नीतीश कुमार बहुत दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह आदर करते हैं। उन्होंने मुझे प्राइड ऑफ बिहार कहा है। लालू यादव हमारे पारिवारिक मित्र हैं, उनसे बहुत घनिष्ठता है। हमें लगता है जरूर बुलाएंगे, और बुलाएंगे तो जाना चाहिए, जाना ही चाहिए।
मुझे क्या, बाकी लोगों को भी बुलाते हैं तो उन लोगों को भी जाना चाहिए। ये तो ऐसे भी पॉलिटिक्स के अलावा, पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं है। हमारा ओपोनेंट जो है हमारे अपने ही परिवार का है, विरोधी जो है दुश्मन नहीं है, इसलिए जाना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी तकाजा है कि ऐसी कोई बात हो तो जरूर जाएं यहाँ पे, जहां आपको आदर मिले, सम्मान हो, सत्कार मिले, तो क्यों नहीं, सलाम। शुक्रिया। तो ये हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और आज भी जब बीजेपी की करारी हार हुई है बिहार के चुनाव में, तो बेबाक तरीके से उन्होंने सारी कमियां गिना दी और ये भी कहा कि अगर ताज जीत का नेता के सिर पर होता है तो हार का जो ताज है वो भी कप्तान के ही सिर पर होना चाहिए। कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन के साथ रीमा पाराशर, पटना, आज तक। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे थे जैसा कि आपने देखा शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन अगर बीजेपी में ऐसे प्लेयर्स हैं तो जाहिर तौर पर दुश्मनों की जरूरत बहुत ज्यादा पार्टी को थी नहीं, क्योंकि जिस तरह से बेड़ा गर्क हुआ है, जिस तरह की परिस्थिति में पार्टी इस वक्त फंसी हुई है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा दें। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी, मंत्री भारत सरकार के लगातार बने हुए, जिनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं। अब हमारे साथ खास मेहमान भूपेंद्र यादव जी, लंबे वक्त के बाद जुड़े हैं हल्ला बोल में, सांसद हैं बीजेपी के, नेशनल सेक्रेटरी हैं, बिहार स्टेट प्रभारी रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजय कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। पवन वर्मा जी सांसद जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अरुण कुमार जी एमपी आरएलएसपी के, AK वाजपेयी साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी LJP के हमारे साथ हैं। विपिन तिवारी हम के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। भूपेंद्र यादव जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि नकवी जी से पहले से बात हो रही थी, नकवी जी आप लगभग उसी तरह से आज मोदी जी का बचाव कर रहे हैं रेफरेंडम के सवाल पर कि क्या ये सेंटर पर रेफरेंडम नहीं है, जैसे एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का करती थी। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं अगर ताली भी कप्तान के सिर तो फिर गाली भी कप्तान के ही सिर जाने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये सब तो जो पॉलिटिकल पंडित हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे और भी लोग हैं, वो अपना उसका आकलन करते रहेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ने पूरे के पूरा रिजल्ट का डिटेल दिया नहीं है। उसका जब डिटेल आएगा तो हम उसका डिस्कशन करेंगे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम पूरी की पूरी उसकी जानकारी करेंगे। उसके बाद पूरी की पूरी जानकारी करेंगे, यानी व्याख्या पर अभी बहुत ज्यादा कुछ बोलने को वो तैयार नहीं है। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, ये मौर्य होटल में, अब सवाल मेरा ये पूछने का मन कर रहा है कि ये मौर्य होटल में पटना में जो आप लोग थे इतने दिनों तक, कर क्या रहे थे? अगर ये स्थिति आनी थी 59 की, तो ये तो मुझे लगता है बिना कुछ किए भी आ जाती शायद। पीछे का क्लिफ टूट गया, आपका निकल गया। नहीं, ऐसा आपका इस परिस्थिति में कहना ठीक है और आपको कहने का अधिकार है, क्योंकि उतना रिजल्ट हमारा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमने एक व्यापक संपर्क का अभियान चलाया, लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आया। हम विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने तो इतनी करीब से जमीन पर काम किया, बिहार स्टेट प्रभारी आप हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है कि क्या वाकई जो कह रहे थे नीतीश कुमार कि दादरी, दाल, दलित तीनों ने बेड़ा गर्क किया? नहीं, किस मुद्दे का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है अंजना जी, ये समय आने पर तय होएगा, लेकिन वास्तव में इसकी जिम्मेदारी हम स्वीकार करते हैं। हमको जनता तक जितना संपर्क का अभियान हमने चलाया वो वोटों में परिणित होता तो परिणाम अच्छा था, पर परिणाम जो आज आया है उसको हम विनम्रता से स्वीकार ही कर सकते हैं और जनादेश का सम्मान करते हैं। आज तो आपकी विनम्रता वाकई दिख रही है। हमारे साथ सवाल यह है कि आप स्टेट प्रभारी हैं, लोग ये कहेंगे कि अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर शोर से अब यही सवाल उठ रहा है। भूपेंद्र जी इस्तीफा देंगे? जो भी संगठन जो संगठन तय करेगा उसको तो हम स्वीकार करते हैं। हम हमेशा संगठन के जो भी आदेश होगा उसके ऊपर काम करते हैं। नैतिकता प्रभारी संगठन द्वारा ही मनोनीत होते हैं। मानते हैं हम तो कि इस चुनाव में जो हमें मिलना चाहिए था मैंडेट, वो मिलने में हमें उतना मैंडेट नहीं मिला। इसको स्वीकार करने में कोई हमें आपत्ति नहीं है। नहीं, मेरा सवाल तो आपसे सीधा यह है कि ऐसे वक्त पर तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात एक वक्त पर बीजेपी में होती थी। प्रभारी को जो संगठन तय करता है वो काम करते हैं। पार्टी जो तय करेगी हम सब स्वीकार करेंगे। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र यादव जी ये कहते हुए कि संगठन की तरफ से जो भी तय किया जाएगा वो मैं करूंगी, लेकिन खुद इस वक्त आपकी भाषा से ही दिख रहा है कि किस तरह से पार्टी में निराशा है इस तरह के नतीजों से। पवन वर्मा जी, लालू प्रसाद यादव कैसे संभालेंगे? आपसे ज्यादा सीटें आ गई हैं, बहुत सारी ज्यादा सीटें, और
रिमोट तो अब उन्हीं के हाथ में रहेगा सर। क्या आपने देख लिया होगा रिमोट? मैंने तो नहीं देखा है। और इस रिमोट की बात तो शुरुआत से ही चली आ रही है। जब बात हुई गठबंधन बनने की तब लोगों ने कहा कि नहीं बनेगा। जब मुख्यमंत्री का चयन होना था लोगों ने कहा टूट जाएगा। जब सीटों का बंटवारा होना तो बोला हो ही नहीं सकता। और फिर कहा कि वोट्स ट्रांसफर नहीं होंगे जमीन पर, वो भी हुए। अब सरकार बनने वाली है तो फिर आपको रिमोट कंट्रोल दिख गया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लालू जी ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार चलाएंगे और मैं जन आंदोलन चलाऊंगा। और मैं समझता हूं कि इस बारी महागठबंधन ने सही रूप में एक बड़ी एकजुटता दिखाई है। हाँ, ठीक है पवन जी एकजुटता पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, लेकिन एक सेकंड सर, होता ये है शिवसेना हो महाराष्ट्र में, यहाँ पर तमाम पार्टियां हो, जब कोई पार्टी गठबंधन में बड़ा भाई बन जाए, मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार रहेंगे, ये तो वो साफ कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए तो कहेंगे कि मेरे दोनों बेटों में से किसी एक को बना दो। हमने देखा है और इतिहास गवाह रहा है, जब भी ऐसी दो रीजनल पार्टीज आती हैं तो जिसके पास ज्यादा सीटें होती हैं वो बार्गेन करता ही है, वो किसी ना किसी से तरीके से दबाव बनाता ही। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा ऐसा? मैं समझता हूं कि नहीं होगा, मैं आपसे सच कह रहा हूं। आपको इसके बारे में ज्यादा मालूम हो तो वो अलग बात है। नहीं, अब तो आप भी राजनीति में लंबे समय से हैं सर, अब तक तो आपको भी आभास हो गया होगा कि सीटों का मतलब क्या होता है, गठबंधन में साथ चलने का मतलब क्या होता है। मैं यही कह रहा हूं कि अब तक जो अंजना जी आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। अब तक जो महागठबंधन ने जो मैच्योरिटी दिखाई है और एकजुटता दिखाई है, उसके आलोचक उसके वो अचरज में रह गए। और मैं समझता हूं ये साफ जाहिर करता है कि सरकार स्थिर होगी, कारगर होगी, तटस्थ होगी, मजबूत होगी और अपना काम करेगी एकजुट होकर के। अब आप समझती हैं अगर कि नहीं होगी, कोई बिग ब्रदर है, कोई बिग बॉस है, कोई दबाव डालेगा, तो समय उसको बताएगा। मुझे कोई अंदेशा नहीं कि ऐसा होगा। ठीक है, मैं अब जल्दी से एक बार आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी सबसे कमेंट हो जाए। तो इसी कड़ी में आपसे शुरुआत करते हुए अरुण कुमार जी, बहुत बुरी परिस्थिति RLSP 2 पर, न सिर्फ इन बड़े मुद्दों ने एक तरह से बीजेपी को दाल दादरी और दलित ने डुबोया, बल्कि गठबंधन में भी साथ आप लोग एक साथ काम नहीं कर पाए ठीक से, जिसकी वजह से कभी मांझी जी कुछ बोलते थे, कभी LJP टिकट को लेकर कुछ तमाशा करती थी और इसीलिए डूब गए। नहीं, ठीक बात है आपका एनालिसिस, और हम लोग भी नहीं समझ रहे थे कि इस तरह की पराजय होगी। पराजय हुई है और जनता के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम समझते हैं कि यदि महागठबंधन ने ठीक ढंग से अपना काम किया और जनता की भलाई के लिए जो चीज़ें ये पिछले वर्षों में किए हैं और जिससे अराजक स्थिति बिहार में बनी, बिहार का विकास नहीं हुआ, वो आगे न दोहराया जाएगा। उन चीजों से ये भी सीख लेंगे। मोदी जी की लोकप्रियता सर काम नहीं आई जी, मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन ये ठीक है कि स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने जो निर्णय लिए वो निर्णय जनता को स्वीकार नहीं था और वो उसके वजह से मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आती तो ये इतनी भारी भीड़ उनकी सभाओं में नहीं होता। हाँ। ये ठीक था कि स्टेट के कंटेक्स्ट में नीतीश जी का चेहरा आगे रख करके लालू जी का जो जनता में प्रभाव है उसका पूरा प्रयोग किया और कांग्रेस के मिलने से एक बड़ी शक्ति बनी और इधर गठबंधन के बीच कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बन सका। हाँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। परिस्थिति बनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अरुण कुमार RLSP के सांसद ये कहते हुए कि हाँ, जिस तरह की बॉन्डिंग, जिस तरह की दोस्ती होनी चाहिए गठबंधन की पार्टियों में, वो NDA में नहीं रही। ये अपने आप में एक तरह से एक सबमिशन है। शानदार है, ये जीत जबरदस्त ही कहलाएगी। जिस तरह से महागठबंधन ने लगभग सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 59 सीटों पर पूरा गठबंधन सिमट गया है और 53 सीटों पर बीजेपी, और इधर जबरदस्त कामयाबी महागठबंधन को मिली है, जिसकी वजह से आज वो इस तरह के प्रचंड जनादेश। लेकिन सबसे दिलचस्प आज रहा कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ अजय कुमार जी हैं, तमाम मेहमान बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखा दें 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का एक तरह से सफल होना। 41 सीटें जिस पर वो लड़ रही थी, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और इसीलिए शायद राहुल गांधी के भी तेवर आज जबरदस्त दिखे। पहले सुना देते हैं आपको कैसे प्रहार किया है मोदी पर।
सबसे पहले मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि ये एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है। ये देश सबका है। बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए, क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, आपको उठा के बाहर फेंक देगी। तो कुछ ऐसे तेवर आज दिखे राहुल गांधी के। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजय कुमार जी, नया आत्मविश्वास, क्योंकि स्ट्राइक रेट ठीक हो गया कम से कम कांग्रेस में, लेकिन ये महागठबंधन की जीत है, नीतीश लालू की जीत है, उसी में साथ में आप भी फिसल गए तो हर हर गंगे। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है कि नीतीश जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के वहां के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था, तो एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जैसे राहुल गांधी और सब लोग जो कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं, जिस तरह का आरएसएस और बीजेपी का विचारधारा है, और खास तौर से देखिए, अगर आप पूछेगा, अगर मुख्तार नकवी जी के या बीजेपी के कोई और प्रवक्ता होते इस कार्यक्रम में, अगर उनके रिजल्ट इस तरफ होते तो वो विपक्ष को गाली देते, बातें सुनाते, बोलते कि भाग जाओ, एक क्रिकेट टीम है, ये है, फलाना है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से हर वक्त जब भी कोई भी टीवी चैनल में या भाषण में जो है प्रधानमंत्री जी से लेके प्रदेश अध्यक्ष ने, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने कोई लोक लाज नहीं रखा। हाँ। हर भाषण में जो है विपक्ष को जो है गाली देना तो नहीं पहले। और दूसरी बात अंजना जी, एक चीज हम आपको जो है स्पष्ट तरीके से कहना, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो कोशिश है इतिहास को जो है एक मिथ्या के रूप में जो है प्रकट करना। आप देख लीजिए, व्हाट्सएप में आपने देखा होगा, अनेक देश के बड़े बड़े जो स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं उन नेता के लिए अलग अलग जो है नई कहानी बन रही है। हम कुछ दिन पहले कोई कार्यक्रम में थे, तो जिस तरह से नफरत जो है इन लोग ने और इतिहास को बदल करके पेश कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि कम से कम संघ के लोग अब तो सीख जाएं कि समाज को बांटने का, देश को बांटने का, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, हर चीज जिस तरह से जो, और दुष्प्रचार, मैं तो कह रहा हूं फेसबुक में आप देख लीजिए, ट्विटर में आप देख लीजिए, ये चिंता की बात है। ठीक है, जल्दी से भूपेंद्र यादव जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। वाजपेयी जी, भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। सवाल बहुत गंभीर है। नफरत फैलाना, दादरी हो, उसके बाद गाय हो, फिर वहां तांत्रिक की बात करना, ये सब उल्टा पड़ा। क्या कोर्स करेक्शन अब करेंगे कम से कम, क्योंकि दिल्ली के बाद अब भोपाल, ये वाली हार तो कम से कम चीख रही है, ये बोल नहीं रही है। देखिए, पहली बात तो अंजना जी, मैंने हार को विनम्रता से स्वीकार किया। आपने इसे नाम दे दिया कि निराशा है। निराशा नहीं है। कोई भी लोकतंत्र में अगर आपसे जीतता है जनमत में, तो उसको स्वीकार करने में निराशा नहीं है। हम बधाई देते हैं कि वो आगे जाकर के काम करें, बिहार के विकास के लिए काम करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी विचारधारा सद्भाव और सामंजस्य पर आधारित है। हमारी विचारधारा निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने में सहायक है। और हम किसी भी प्रकार से, हमने जो पूरे अपने 1.5 वर्ष का कार्यकाल किया है, उसमें गरीबों के आर्थिक समायोजन के लिए ही योजना चलाई है। और इसलिए उस योजनाओं को जो गरीबों के आर्थिक समायोजन के लिए हमने चलाया है, उसको और धरातल पर ले जाकर देश के गरीब जो एक लंबे समय से प्रतीक्षा करते थे आर्थिक उन्नति की, उनके लिए हम काम प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। और हम निश्चित रूप से, अरुण कुमार जी हमारे साथी बैठे, हम संघर्ष करने वाले राजनीतिक लोग हैं और हम जनता की सेवा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अब तो खैर चुनाव हो गए, वोट भी पड़ गया, नतीजे भी सामने आ गए, तो इस तरह की बातें कई बार लगता है कि बेईमानी है। तो आगे जनता की तो सेवा करने का मार्ग खुला है अंजना जी। भूपेंद्र यादव जी, अब आप मेरी बात सुनिए। सामंजस्य हुआ, लेकिन ऐसे लोगों का हुआ जिन्होंने आपको एक तरह से ओवर रूल किया। हमारे साथ वाजपेयी जी यहाँ पर मौजूद है। आप एक एक सीट पर देखिए कि कैसे कैसे आपको पछाड़ा गया है। बोचहा सीट है मुजफ्फरपुर में, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर बीजेपी की आपकी नेता बेबी कुमारी को टिकट दिया गया।
इधर से रामविलास पासवान जी ने कहा कि मेरे दामाद रो रहे हैं तो साधु जी को, अनिल कुमार साधु को टिकट दे दो। दिखाते हैं जरा बेबी कुमारी की तस्वीर भी अपने दर्शकों को। बेबी कुमारी को टिकट मिला था, उधर से दामाद जी रोए तो आपने टिकट उनको दे दिया। वही महिला बीजेपी से बाहर आकर इंडिपेंडेंट टिकट पर लड़ती है और जबरदस्त शिकस्त देती है आपके एलजेपी को। जरा ये देखिए बेबी कुमारी की अंजना जी, अंजना जी मैं आपका जवाब दे दूं। ये सब संभाल ही नहीं पाया आप। नहीं, इसका जवाब दे देता हूं ना मैं। ठीक है, भूपेंद्र जी भी जवाब दे रहे हैं, आप भी दीजिए। फैक्चुअल करेक्शन कर दूं? हाँ बोलिए। मैं आपका एक फैक्चुअल करेक्शन कर देता हूं। हाँ। बेबी कुमारी जी को एलजेपी ने ही टिकट दिया था, वो एलजेपी के कोटे में टिकट थी और एलजेपी ने ही टिकट बदला। हाँ, लेकिन नेता किसकी है वो पहले, लेकिन उन्होंने टिकट एलजेपी से लिया था। लेकिन मैं आपको करेक्ट करती हूँ भूपेंद्र यादव जी, यही दिक्कत है। केवल आपका फैक्चुअल करेक्शन कर रहा हूं। नहीं, फैक्चुअली आप मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं अंजना जी। एलजेपी के कोटे से उन्हें टिकट मिला, लेकिन वो बीजेपी की नेता टिकट दिया था अंजना जी। हाँ, एलजेपी के कोटे से इसका जवाब मैं देता हूँ ना, लेकिन वो नेता बीजेपी की ही थी। अरे इसका जवाब मैं देता हूँ। नेता वो बीजेपी की थी। इसका थी या नहीं? एक सेकंड पहले उनसे करेक्शन हो जाए ना। नेता बीजेपी की थी ना, उनको एलजेपी कोटे से टिकट मिला था सर। वो बीजेपी से एलजेपी में जाके, आप सुनो सरी, उन्होंने एलजेपी से टिकट लिया था। हाँ, वो तो इतना हमें ही पता है। फैक्चुअली आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, फैक्चुअली मैंने आपको करेक्ट किया कि वो बीजेपी की नेता है सर। आप मुझ पे नाराज मत होइए। नहीं, आप नाराज हो रहे हैं ना। फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं बोला मैंने, आप समझ नहीं अंजना जी, आप समझ नहीं। मैं कहाँ हो रहा हूँ? अरे मैं तो शांति से बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं शांति से बोल रहा हूँ। उन्होंने टिकट एलजेपी से लिया था, एलजेपी ने ही उनका टिकट बदला। हाँ ठीक है, वही एलजेपी ने ही किया। हम यही कह रहे हैं कि एलजेपी ने बदला, एलजेपी ने किया, लेकिन तो इसमें गुनाह तो नहीं किया। ये है ना कि परिवारवाद। नहीं, अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए आप, इसीलिए मैंने कहा मेरे को बोलने का मौका दीजिए। आपको अनिल कुमार साधु दामाद की एक हैसियत है। हाँ। और दूसरी हैसियत है कि वो हमारे इसके दलित सेना के अध्यक्ष हैं वहां के, बिहार प्रदेश के, पिछले 10 साल से। तो क्या हम उसको इग्नोर कर देंगे? तो पहले टिकट क्यों दिया? नहीं, टिकट क्या होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास रिकमेंडेशंस आती हैं। हाँ। उसमें 3-4 नाम होते हैं, किसी सीट पे 10 नाम भी होते हैं। फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के डिसाइड करता है क्या करना है, कैसे करना है। हाँ। और वो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में ही हो जाए। हाँ, तो फिर 10 साल के जो आपके दलित बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उसको परास्त कर दिया उस महिला ने। ये क्या कहता है? परास्त कर दिया। अरे आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या फिर आप सिर्फ किसी को खुश करने के लिए लड़ रहे हैं? दो चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। परास्त होना एक अलग कार्य है, दूसरा आपका एलिगेशन है कि परिवार को टिकट दे दिया और वो दूसरे ने परास्त कर दिया। उसका मैंने जवाब ये दिया कि वो पॉलिटिकल। दलित बोर्ड के अध्यक्ष को आपने टिकट दिया, दामाद जी को दलित सेना के अध्यक्ष पिछले 10 साल से हैं, दामाद की हैसियत भी है। मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, देखो दामाद की हैसियत इसको नहीं, दोनों हैसियत है। अगर खाली दामाद होते और हम टिकट देते तो आपका ये एलिगेशन हम मान सकते। नहीं, ये फैक्चुअली आप इसको भी ठीक करिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है आपके? ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूँ। पुत्र ऑन रिकॉर्ड में ये बात, रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान। में ये बात, टिकट किसको मिलेगा? दामाद को मिलेगा। देखिए ये इसको इशू ना बनाएं, ये ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं कि वो दलित सेना के अध्यक्ष पिछले 10 साल से। देखो विषय ये नहीं है कि किसको टिकट दिया, कौन जीता कौन हारा। जो हारा है वो दिख रहा है। विषय नहीं है तो हम यहाँ बैठे हुए क्यों हैं? जो हारा है वो दिख रहा है। हाँ। जो जीता है वो भी दिख रहा है। हाँ। अब विषय ये है कि जीतने वाले लोग विषय ये है कि आप लोगों ने मिलके तो नहीं डुबोया, क्योंकि बीजेपी की नेता थी, आपके कोटे से टिकट मिला। हुआ क्या है कि डेवलपमेंट का एजेंडा एक तरफ था और दूसरी तरफ कास्ट बेस्ड सीमेंटिंग थी। नहीं तो आप बोलिए फिर कि क्या मोहन भागवत का जो आरक्षण पर बयान था, हम डेवलपमेंट का एजेंडा पीछे हटा है। हाँ। जनता ने नीतीश बाबू के एजेंडे को अप्रूव कर दिया और हमारे एजेंडे को उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। ये हुआ है इस चुनाव में। आप इसको बात को समझिए। दूसरी चीज क्या हुई है कि कास्ट बेस्ड कॉम्बिनेशन दोबारा से चालू हो गया। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, विकास का एजेंडा सबसे बड़ा ढोंग है। पवन वर्मा जी, एक जीतन राम मांझी दिया और अब रीसर्जेंस ऑफ लालू, 90 के सबसे बड़ा ढोंग है। ठीक है अजय जी, मैं आ रही हूं। पवन वर्मा जी, क्या 90 के दशक के लालू प्रसाद यादव के अगड़े पिछड़े की लड़ाई करके आपने रिसर्जेंस ऑफ लालू करके कास्ट पॉलिटिक्स को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है? देखिए, जातिवाद तो एक हकीकत है। राजनीतिक जातिवाद से हमें उभरना चाहिए। बीजेपी ने भी जाति के कार्ड खेला। आप बिहार को ही एक दोषी समझती हैं, सारे स्टेट्स में जाति है। दिल्ली में अखबार उठा लीजिए, मैट्रिमोनियल एड्स तक कास्ट के बेसिस पे हैं। पर जाति के साथ मैं हमेशा कहता हूं, एक कहीं न कहीं एक सामाजिक न्याय की भी लड़ाई है। अगर दलित है और वो कहता है कि मैं दलित हूं और मैं आरक्षण मेरा एक जरिया है कि मैं भी उन्नति कर सकूं,
तो आप कहते हैं जातिवाद है। श्रवण तबके के लोग उसको नीच दिखाते रहे हैं 2000 साल से, तो वो जातिवाद नहीं है। तो इन मसलों में मत पड़िए। सामाजिक न्याय की एक लड़ाई है और लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के एक सशक्त आवाज है और उनको हमेशा आप लोग जंगल राज कह कर आज 10 साल गुजर गए हैं, उन्होंने क्या भूमिका निभाई है? 10 महीने से वो इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। एक कानून का मामला नहीं जिसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप किया है और उन्होंने बड़े जिम्मेवारी से अपना किरदार एकजुटता और इस मामले में एक अच्छा काम किया उन्होंने। अनंत कुमार की गिरफ्तारी कराई। नहीं पवन जी सुनिए, आज ही उन्होंने रेखा खींच दी है नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने बड़ा साफ कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश कुमार जी आप आंदोलन में नहीं आएंगे, केंद्र के खिलाफ पूरे देश में माहौल मैं बनाऊंगा मोदी जी के खिलाफ और इनको मैं भगाऊंगा, लेकिन हम इनको आंदोलन में नहीं लेंगे। तो अभी से शुरुआत शुरू हो गई है। अंजना जी मैं जवाब दे दूं इसका। पवन जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर चलेंगे। अपनी जीत बहुत जल्दी से आज अपनी जीत जो है मैं बड़े विनम्रता से कबूल करता हूं। जैसे अभी कहा, हार या जीत चुनाव में होती है। आज का दिन राजनीतिक कलेश के लिए नहीं है। ये लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ेंगे। और लालू प्रसाद जी ने कहा उसका ऐसा एक विश्लेषण करना कि वो कह रहे हैं आप ये करिए और मैं ये करूं। अरे मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे, लालू प्रसाद जी बन नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैं जन आंदोलन को एक लीड करूंगा। इसमें आपने अब फिर कोई उसमें इंटरप्रिटेशन ढूंढ लिया। ये सब छोड़िए। इसी कारणों से मैं समझता हूं कि बीजेपी की हार हुई है। ठीक है, मैं अब सीधे चलना चाहती हूँ। विपिन तिवारी जी हमारे साथ हम पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। विपिन जी, मांझी साहब तो मखदूमपुर भी नहीं बचा सके, तो अच्छा हुआ उन्होंने सोच समझकर 2 सीटों पर चुनाव लड़ लिया था, नहीं तो बुरी हालत होती। क्या मांझी भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं? क्योंकि मैं एलजेपी का एक सीट के जरिए दिखा रही थी कि महागठबंधन की हार में कैसे कमी रह गई। उनकी एक वजहों में शायद जिस तरह का टिकट बंटवारा हुआ वो भी हुआ। दूसरी बात, कभी अपने आप को नक्सलाइट बोल देना मांझी साहब की तरफ से, कभी वीके सिंह के बयान की खुलकर सामने आकर भत्सना कर देना, आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी जो गठबंधन की लाइन है उससे अलग बोलना। क्या मांझी जी ने भी खूब डुबोया उनको? उन पर तो नैया पार लगाने की जिम्मेदारी थी। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी हार हुई है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक चीज आप जान लें कि इस पूरे बिहार के चुनाव में हार के साथ साथ एक और लड़ाई हुई जिसमें नीतीश जी और लालू जी अपना पूरा दमखम दिखाए इमामगंज में उदय नारायण चौधरी को बचाने के लिए, और उसमें उनकी बुरी तरह से हार हुई। तो किसी भी तरह से जीतन राम मांझी लालू और नीतीश पर भी और उदय नारायण चौधरी पर, तीनों लोगों पर भारी पड़े और इमामगंज में चुनाव जीते। अब यहां हमारी हार का एक और मुख्य कारण है कि एनडीए घटक दल ने अपने समन्वय को सही ढंग से नहीं बैठाया और लालू जी और नीतीश कुमार दोनों आदमी ने जातिवाद और धर्मवाद दो को अपना निशाना बनाया और हम लोग एक इसमें विफल रहे कि हम लोग इस आचार संहिता से बाहर नहीं जाएंगे और वो लोग बीफ तक गए, मांस तक गए, जो राजनीति की किसी भी कड़ी में नहीं आती है। और इसके बाद आरक्षण के मुद्दे में बैकवर्ड फॉरवर्ड बात किया उन्होंने। ये सारी विषय उनके लिए सफलता का रहा। लेकिन जीतन राम मांझी से पवन जी को आपने मुस्कुराने का मौका दे दिया और पुनः उनकी हार हुई। पवन जी को मुस्कुराने का मौका दे दिया आपने। भूपेंद्र जी इसका जवाब दीजिए। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में लड़ी होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये तीनों आदमी की जमानत जब्त होती। लेकिन एनडीए ने जो अपना भूपेंद्र यादव जी पद का दावा नहीं दिया, किसी को उनके सामने नहीं लाया, इसका भी हम लोग नुकसान झेले हैं। ये हम लोग हार स्वीकार करते हैं। भूपेंद्र यादव जी, ये जीतन राम मांझी रियल तौर से नीतीश जी से, लालू जी से और उदय नारायण चौधरी से इमामगंज में जो सीट जीते हैं वो एक बिहार की निश्चित तौर से जीत है, वो हार नहीं है। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी खुल के कह रहे हैं अगर मांझी जी के नेतृत्व में लड़े होते तो आज तस्वीर कुछ और होती, और सवाल भी खड़े कर रहे हैं आपके बीफ मांस इन सब की बहस पर। नहीं, इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका अपना विषय है, ये उनका अपना विचार हो सकता है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, और वो भी बहुत सजता और ईमानदारी के साथ। क्या लालू की लोकप्रियता हाँ जी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भारी पड़ी? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नतीजे तो यही कह रहे हैं। और जमीनी वास्तविकता ऐसा बिल्कुल नहीं है। नतीजे ऐसे नहीं है। नतीजों में बिहार में जो हमारा प्रदेश का जो संगठनात्मक व्यवस्था में हमने मेहनत करी थी उसको हम वोट में कन्वर्ट करने में सफल सिद्ध नहीं हुए हैं।
उसको हम स्वीकार करते हैं। इसमें एक शब्द में जोड़ूं, जल्दी से। नतीजे जो इनके फेवर में गए उसमें एक बड़ा फैक्टर काम किया है कि मुस्लिम मतदाताओं के मन में फिर डर बैठा दिया इन्होंने बैठाया या आप इन्होंने लोगों ने ये डर बैठाया कि आरएसएस आ गई है, ये कर देगी, ये हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, और मुस्लिम मतदाता जो है 90% वो कंसोलिडेट होके इनके फेवर में चला गया, जो 1990 के पहले के दशक में लालू साहब सब चीजों से ये एक बहुत बड़ा कारण है, और ये भी सबसे बड़ा खतरा है। एक एक करके इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जल्दी से अजय जी 2 लाइन में दीजिएगा, फिर पवन जी से रिएक्शन लेंगे, फिर एक सवाल मुझे नकवी जी से भी जल्दी से लेना है। अजय जी जल्दी से। पहली बात है, देखिए एक चीज है, ये पुरानी जो है मोदी जी और अमित शाह जी का जिस तरह से जो है रणनीति रहा है गुजरात में पोलराइजेशन का, वो देश भर में ये चलाना चाहते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं आपने फिर से वही जैसे दिया। इनके प्रवक्ता फिर से शुरू कर दिए कि नहीं यही दिक्कत है। मैं अजय जी की इस बात का खंडन करता हूं। अजय जी झारखंड में एक मिनट मुझे बोलने दीजिए पहले, क्योंकि मैंने आपको नहीं टोका। आप झारखंड में क्या 300 बोलिए नहीं 300% जो है झारखंड में जो सांप्रदायिक घटना बढ़ गई थी चुनाव के समय, आपके यूपी में चुनाव से बाईपोल से पहले 600 घटना हुए। आपकी रणनीति रहा है सर, ये तो आपको बेनकाब हो रहे हैं, ये आपकी जो है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रहा है। ठीक है, ये देश समझ रहा है और हम लोग वोट करते रहेंगे। ठीक है सर, आरएसएस ने धार्मिक जनगणना अजय जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की नीति है। नफरत के जो नहीं, आप किसी को डरा नहीं रहे सर, आपकी रणनीति रहा है पहले से। भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। ठीक है अजय जी। आरएसएस बीजेपी का मैं एक विषय ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से और जिस पॉलिटिकल भाषा का प्रयोग हमारे अपोजिशन के लोगों ने किया, गठबंधन के लोगों ने किया, और जो भाषा थी जो आज की भाषा से मेल नहीं खाती, ये जो परिणाम आया हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई उनकी भाषा कोई विकास के लेकर के और बिहार को नए स्वर में बदलने की भाषा थी, ऐसी भाषा नहीं थी। अब जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि जिस भाषा का इस्तेमाल श्री लालू जी ने किया वो चुनाव के लिए उपयुक्त भाषा नहीं है। ठीक है, पवन वर्मा जी। नहीं, मैंने बोला कि मैं आज चाहता नहीं हूं कि राजनीतिक कटता हो। मैं भूपेंद्र यादव जी से सहमत हूं। उन्होंने विनम्रता से हार को कबूल किया, मैं विनम्रता से महागठबंधन की ओर से जीत को कबूल करता हूं। 1-2 बात जरूर कहूंगा, वो भूपेंद्र यादव जी और हमारे और बाकी सारे पैनलिस्ट में विमर्श होगा। मैं समझता हूं बीजेपी का जो चुनावी अभियान था वो नकारात्मक था, वो विभाजनकारी था, वो अपमानजनक था और वो असफल था। और कई मायनों में चाहे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कैसी भी हो बिहार में, आज भी वो रैलियों की भीड़ वोट में परिवर्तित नहीं हुई। और नीतीश कुमार जी के लिए जन समर्थन था उनके काम के बूते पर, और लालू प्रसाद जी के लिए सामाजिक न्याय की जो उन्होंने लड़ाई दी। कांग्रेस भी जब साथ आ गई तो महागठबंधन की मजबूती हो गई, जिसका खंडन बीजेपी ने जिस तरह से अपना गठबंधन बनाया, और उस पर ये सोचेंगे खुद 160 सीट बीजेपी ने खुद ले ली। आखिरी मौके पे उन्होंने अपने घटक दलों से बात की, किसी तरह सीट का बंटवारा किया, कुछ लोगों ने बैठ करके सारी निर्णय ले लिए। ये सार्वजनिक बातें हैं, ये बीजेपी के लोग खुद आकर के हमसे कहते थे। जिस तरह से आरके सिंह ने बयान दिया, जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया, ये लोग इस तरह से गलतियां जो हुई है, चुनाव में होता है, हार होती है, जीत होती है, पर इन बातों को आप नकार नहीं सकते। यादव जी। सामाजिक न्याय के नाम पे, हेलो बोलिए यादव जी, सुन रहे हैं हम लोग। अंजना जी सुन रहे हैं? जी बिल्कुल बोलें। सामाजिक न्याय के नाम पे जो 25 वर्षों तक पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जो वास्तविकता है वो जनता तक हम सही मायने में अगर पहुंचाते तो परिणाम और अच्छा होता। बाकी इस समय मैं बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक टिप्पणी करूं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा चुनाव सकारात्मक रहा। सब विषयों को लेकर के हम चले, परिवर्तन के विषयों को लेकर के चले, लेकिन परिवर्तन के विषय में जो भी जनादेश आज हमें आया है, हमारा मानना है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता के मूल मुद्दों में परिवर्तन होना चाहिए और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ नकवी जी वापस जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या नकवी जी? मेरा सवाल आपसे यह है कि ये
हालांकि भूपेंद्र जी से मैंने इस पर सवाल कर लिया है, लेकिन चूंकि आपने भी बीफ पर एक वक्त पर बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था और बात हुई कि जिनको खाना है नहीं रह सकते इंडिया में तो जाइए पाकिस्तान में। ये जो बात बात पर पाकिस्तान भेज रहे हैं आप लोगों को, तांत्रिक हो, बीफ हो, दादरी हो, इन्हीं मुद्दों ने डुबो दिया नकवी जी? देखिए, पहली बात ये कि जब हम हरियाणा का चुनाव जीते, जब हम जम्मू कश्मीर का चुनाव जीते, जब हम महाराष्ट्र का चुनाव जीते, जब हम झारखंड का चुनाव जीते, तो हमने कभी नहीं कहा कि ये मोदी जी की सरकार के लिए ये जनादेश जनमत संग्रह है, रेफरेंडम है। तो इसलिए जो है वो बिहार का चुनाव अगर हम हार गए तो किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि साहब ये रेफरेंडम है। एक चीज, दूसरी चीज, मोदी जी का फोटो नहीं लगाएंगे तो सोनिया जी का फोटो लगाएंगे क्या? मोदी जी हमारे पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित तौर से हम मोदी जी का फोटो लगाएंगे और मोदी जी का फोटो लगा करके लोगों से वोट मांगेंगे। और उसी फोटो को लगा करके हमने लोकसभा में वोट मांगा, उसी फोटो को लगा करके हम 4 विधानसभाएं हम जीते हैं। तो इसलिए ये कहना, देखिए क्या होता है, हार के तमाम 1000 कारण हो जाते हैं, 1000 उसके विश्लेषण होते हैं। चलिए, मैं सोच ही रही थी कि मोदी जी के मुद्दे पर आप ठीक से जी भर के बोल नहीं पाए थे, तो आपने ये कह दिया। हालांकि सोनिया गांधी की तस्वीर तो खैर कभी ना आपको लगाने की जरूरत पड़े, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े पोस्टर्स पर लगाई हुई तस्वीर काम ना आई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।